डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, या फिर इसी टॉपिक को अपन कहेंगे डीएनए टाइपिंग। क्या कहेंगे? डीएनए टाइपिंग, या फिर इसको अपन कहेंगे डीएनए प्रोफाइलिंग। तो डीएनए प्रोफाइलिंग भी इसी को कहा जाएगा। टॉपिक समझ में, नाम समझ में आ गया? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए टाइपिंग या फिर डीएनए प्रोफाइलिंग। ओके, ध्यान समझना, थोड़ा सा बारीक टॉपिक है, थोड़ा दिमाग लगता है इसके लिए। एक बात बताओ, पुराने टाइम पे कोई क्राइम करता था तो उसका पता कैसे लगाते थे? हाँ, सबूत का पता कैसे लगाते थे? जब इसने क्राइम किया कि नहीं किया, ब्लड टेस्ट करते थे। बीमारी का नहीं कह रहा हूँ, कहाँ से उठ के आए हो तुम लोग? ब्लड टेस्ट बेटा, फिंगरप्रिंट लेते थे। सीआईडी वगैरह देखते हो नहीं देखते हो? क्राइम का पता लगाने के लिए उसके फिंगरप्रिंट लेते थे, है ना? तो फिंगरप्रिंट सबके यूनिक होते हैं। हाँ, तो फिंगरप्रिंट सबके यूनिक होते हैं, इससे पता चल जाएगा कि हाँ यही अपराधी। तो अपराधियों का पता लगाने के लिए फिंगरप्रिंटिंग करते थे। ये कौन सा ब्लड टेस्ट करता था? चुप हो जाओ अब। चुप हो जाओ नालायको। हाँ जी, पढ़ाने दो मेरे को। तो ऐसे क्या करते थे अपन, फिंगर प्रिंटिंग करते थे। इसका लॉजिक ये होता है कि सभी का फिंगरप्रिंट यूनिक होता है, इस वजह से आप फिंगरप्रिंट ले लेते हैं। बाद में यार मान लो ऐसे किसी ने कोई तगड़ा वाला क्राइम कर दिया, ऐसा खतरनाक क्राइम कर दिया कि अब उसको तगड़ी सजा मिलेगी, तो वो क्या करेगा कि अपना हाथ ही काट लेगा। तो हाथ ही काट लेगा तो उसके बताइए कोर्ट तो उसके फिंगरप्रिंट ही नहीं ले सकती, तो पता ही नहीं चलेगा इसने क्राइम किया कि नहीं किया। पीछे ही बैठ जा बेटा, यार गेट सही से बंद कर दो आप। इतना लेट कैसे? कितनी देर से हम क्लास 2 बार स्टार्ट कर चुके हैं। बेटा गेट बंद कर दो ना आज। हाँ, क्या हो गया? 2 बजे का नहीं, रात को क्या बोला था? 4:15 पे होगी। मैंने कब बोला 4:15 पे होगी? मैंने 4:15 फिजिक्स के लिए बोला हूँ। नहीं, आपने पहले बायो के लिए 4:15 से 5:15। अच्छा, हमने इतना सा पढ़ लिया। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए टाइपिंग कहते हैं, उसको डीएनए प्रोफाइलिंग कहते हैं। हमारा मुद्दा वहीं पर था कि उसका पता कैसे चले उसने क्राइम किया। वो अपना हाथ ही काट देगा अगर कोई संगीन जुर्म किया होगा तो, ठीक है ना? तो फिर लोगों ने सोचा यार कुछ ना कुछ नया डिस्कवरी करनी चाहिए। एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था एलेक्स जेफरी, उन्होंने एक टेक्निक डेवलप की। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डेवलप्ड बाय एलेक्स जेफरी। किसने की रे? एलेक्स जेफरी ने किया, लिख नहीं रहे। एलेक्स जेफरी नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने इस टेक्निक को डेवलप किया जिसको अपन कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बाद में टेक्निक भारत में भी आई और भारत में इस टेक्निक को लाने वाले हैं डॉक्टर वीके कश्यप। कौन है? डॉक्टर वीके कश्यप। और एक और है डॉक्टर लालजी सिंह। डॉक्टर लालजी सिंह। तो ये लालजी और वीके साहब दोनों इंडिया में इसको डेवलप किया है, ठीक है? हमारे इंडिया में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए एक कहाँ पर है इसका? तो ये है CDFC, ये हैदराबाद में। कहाँ पर है बेटा? हैदराबाद के अंदर है। तो हैदराबाद में ये सबसे मान्य होता है, मतलब इन्होंने अगर कोई रिपोर्ट दे दी तो पूरे भारत में फिर उसको वैलिड माना जाएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, डीएनए टेस्ट के लिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट के लिए, है ना? क्या है ये? सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डायग्नोसिस, CDFD डायग्नोसिस, ठीक है ना? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का डायग्नोसिस हैदराबाद में होता है। सबसे मान्य रिपोर्ट यहीं की होती है। आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं, इनकी पूरी वेबसाइट वगैरह चलती है। हाँ जी, अब अपन बात करते हैं कि ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता कैसे करते होंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो इसका बेसिक कंसेप्ट समझाता हूँ, बेसिक कंसेप्ट जो बारीकी से लोगों को समझ में भी नहीं आता। आप बताइए, हम ह्यूमन के लिए करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ओके? क्या गाय भैंस के डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे? अपन पहले का अपनी प्रायिकता ह्यूमन को है। ह्यूमन के लिए जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे तो आप बताइए हमारे जीनोम के अंदर कितने बेस पेयर्स हैं? जीनोम बोल रहा हूँ। हाँ शाबाश, 3। हमारे अंदर जो टोटल बेस पेयर्स है हमारे जीनोम में, ये कितने? 3.3 × 10⁹ बेस पेयर्स है, ठीक है ना? मैंने जीनोम बोला है तो हैप्लॉइड सेल के सेट को तो आप जीनोम कहते हैं, शायद जेनेटिक्स में पढ़ा दिया था ऐसा। तो जीनोम के अंदर ऐसे। अब इसमें गजब की बात सुनना, तुमने कभी इतना सोचा नहीं था, अब सुनना। ये जो डीएनए होता है इसमें हमारा 99.9% डीएनए सेम होता है। ओहो, कितना? 99.9% डीएनए क्या है? सेम। कितनी गजब की बात है। मेरा डीएनए राहुल के डीएनए से कितना मैच खाता है? 99.9%। इसका मतलब यार आप सबका डीएनए इंसानों का कितना मैच खाएगा? 99.9% डीएनए। और अगर ऐसा है तो सारे आपस में भाई बहन हो गए फिर यार, है ना? 99.9% डीएनए मैच करा तो भाई बहन हो गए कि नहीं हो गए? चिंता की जरूरत नहीं है। डिफरेंट कितना है बताओ मेरे को?
0.1% डिफरेंट है। चिंता मत करो, तुम्हारी चिंता का भी समाधान करता हूँ। तो यहाँ पर ये इतना हिस्सा डिफरेंट है। एक काम करते हैं, कितना हिस्सा अपना डीएनए का डिफरेंट है उसको चेक ही कर लेते हैं। तो बताइए डीएनए कितना हिस्सा डिफरेंट होगा? मतलब हमारे टोटल बेस पेयर में से 0.1% डिफरेंट और 99.9% सेम। अपन चेक कर लेते हैं कितने बेस पेयर डिफरेंट है ना। तो नंबर ऑफ डिफरेंट बेस पेयर्स है ना, तो ये कितना होगा? इसका कितना परसेंट? 0.1%। कितना? 3.3 इंटू 10⁹9 का कितना परसेंट? 0.1%। बताओ कितना ले लो बेटा? 100 ले लिया। अब काट पीट के सोल्व करेंगे तो पॉइंट उड़ेगा और ई कितना आ जाएगा? 1000 और ये 3 जीरो उड़ जाएगा। 3.3 इंटू 10⁶। चेक करना बेटा कितना हिस्सा डिफरेंट है। 3.3 इंटू 10⁶। ये छोटी नहीं, बहुत बड़ी वैल्यू है। जब आप बहुत बड़े लेवल पे चेक करते हैं तो पॉइंटों में जो डिफरेंस होता है वो भी बहुत बड़ा होता है। ये मत सोचना 0.1% डिफरेंट है, ये सोचो कि 3.3 इंटू 10⁶ बेस पेयर्स हमारे डिफरेंट है कि नहीं है? तो गजब की बात है। अगर डिफरेंट बेस पेयर्स है तो इस आधार पर चेक करेंगे अपन। तो चेक कैसे करेंगे इसके लिए भी एक लॉजिक है। ये मान लेते हैं हमारा डीएनए है, ये रहा किसी का डीएनए, तुम में से किसी का ले लेते हैं। किसका ले बोलो? हरीश का डीएनए। कहाँ तक आ रहा है डीएनए? यहाँ तक ले लो। हरीश तेरे को ही कह रहा हूँ, थोड़ा सा बता देना कहाँ तक ले ए हरीश का। बस ये हमारे हरीश का डीएनए है, ठीक है। रो क्यों रहा है पगले? अभी तो डीएनए निकाला है। इस डीएनए के अंदर अपन देखते हैं तो इसके अंदर दो हिस्से होते हैं। एक तो होता है डीएनए का कोडिंग हिस्सा और एक होता है नॉन कोडिंग हिस्सा। पता है ज़्यादातर हिस्सा कौन सा होता है? नॉन कोडिंग होता है। मैं पहले ही बता चुका था। ज़्यादातर हिस्सा डीएनए का कौन सा होता है? नॉन कोडिंग होता है। तो ये डीएनए का नॉन कोडिंग हिस्सा है जिससे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, मतलब यहाँ से मतलब प्रोटीन नहीं बनती, एमआरएनए बनता है, नॉन कोडिंग है। और डीएनए का बहुत ही कम हिस्सा क्या होता है? कोडिंग है। तो ये कोडिंग पार्ट है डीएनए का और ये डीएनए का नॉन कोडिंग पार्ट है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। क्या कोडिंग पार्ट एमआरएनए बनाएगा? नहीं बनाएगा। बनाएगा ना? प्रोटीन बनाएगा? हाँ बनाएगा। क्या नॉन कोडिंग पार्ट एमआरएनए बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा? नहीं। तो यहाँ पर बेटा ये एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए। उस एमआरएनए से आगे जाके क्या बन जाएगी? प्रोटीन बन जाएगी। प्रोटीन। कोनो समस्या नहीं। मतलब ये डीएनए। अब आपको गजब का एक तथ्य बताता हूँ, हमारे डीएनए के अंदर 98% से भी ज़्यादा हिस्सा नॉन कोडिंग होता है। तो ये कितना होता है? मोर देन 98%। 98% से भी ज़्यादा हिस्सा कैसा है? नॉन कोडिंग। और 2% से भी कम, लेस देन 2% हिस्सा क्या होता है? कोडिंग होता है। समझे कि नहीं समझे? तो डीएनए का इतना लंबा बेस पेयर से इतना लंबा बेस पेयर, तो इतना क्या मतलब? इन बेस पेयर में कोई कोडिंग हिस्सा ही नहीं है, बहुत कम हिस्से में कोडिंग हिस्सा है, बाकी सारा नॉन कोडिंग। उसके अंदर कोई प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता। अब जो नॉन कोडिंग हिस्सा है ना, इसको हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस बनाया। ऐसा क्यों समझिए? क्या कोडिंग हिस्सा सब में सेम होगा? अरे सभी इंसान ही है। मैं यूं नहीं कहता एग्जैक्ट सेम होगा। जैसे मान लो आपके मेलेनिन का है तो आपका मेलेनिन का पिगमेंट थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होगा तो आप जीन ज़्यादा एक्टिव होगा, ज़्यादा मेलेनिन बनता होगा तो आप थोड़े से कलूटे हो जाएंगे। मेरा मेलेनिन का थोड़ा सा कम होगा तो मैं थोड़ा कम कलूटा होऊंगा, है ना। तो ये मान लेते हैं कि हाँ ये सब में एग्जैक्ट तो सेम नहीं है, लेकिन लगभग तो सब में सेम है। ये जो हिस्सा होता है ना, ये बहुत तगड़ा वेरिएशन शो करता है, बहुत तगड़ा वेरिएशन शो करता है। इतना हाई लेवल का इसमें वेरिएशन होता है। तो उस वजह से हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस कोडिंग पार्ट होगा कि नॉन कोडिंग पार्ट होगा? नॉन कोडिंग पार्ट होगा। एक वेरिएशन शब्द का मतलब समझते हैं आप? विभिन्नता, डिफरेंस। अब इस चैप्टर में मैं वेरिएशन की जगह एक शब्द का प्रयोग करूंगा और वो शब्द है पॉलीमॉर्फिज्म। क्या बोलूंगा मैं? हिंदी में होता है बहुरूपता। तो बताइए हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म कौन सा शो करेगा? नॉन कोडिंग या कोडिंग? नॉन कोडिंग। अब इस नॉन कोडिंग में भी दो तरह के हिस्से होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने कोई सीक्वेंस लिखा, ये ATG 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 ऐसे लिख रहा हूँ। तो आप देखिए ये हिस्सा रिपीट हो रहा है ना? ATG ATG क्या हिस्सा रिपीट हो रहा है? ATG ATG ATG। ये कोडिंग है नॉन कोडिंग है? नॉन कोडिंग है, बट बार बार रिपीट हो रहा है। तो नॉन कोडिंग में वो हिस्सा जो बार बार रिपीट होता है इसको बोलते हैं रिपीटेटिव डीएनए। क्या बोलते हैं? तो ये होता है बेटा रिपीटेटिव डीएनए। यहाँ तक कोई समस्या? अब बोलो रिपीटेटिव डीएनए कोडिंग है कि नॉन कोडिंग है? नॉन कोडिंग है। और हिस्सा लिख रहा हूँ जिसमें ATCGU, यू तो कहाँ से आ गया रे? GCTAAT, ये ऐसा हिस्सा लिखा मैंने। ये बताइए रिपीटेटिव है कि नॉन रिपीटेटिव है? नॉन रिपीटेटिव। रैंडम चल रहा है तो ये नॉन रिपीटेटिव। नॉन रिपीटेटिव डीएनए हो गया। अब बताइए डीएनए कितने तरीका हो गया नॉन कोडिंग वाला? दो तरीके का, रिपीटेटिव और नॉन रिपीटेटिव। ध्यान रखिए जो रिपीटेटिव है
उसमें एक जैसा न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर वो बार बार रिपीट होते हैं, और इसमें रैंडम चलता रहता है, कोई चीज़ रिपीट नहीं होती। हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस कोडिंग है कि नॉन कोडिंग? अब नॉन कोडिंग में भी नॉन रिपीटेटिव हमारा काम का नहीं होता है, रिपीटेटिव डीएनए हमारा काम का होता है। कौन सा? रिपीटेटिव डीएनए। तो रिपीटेटिव डीएनए क्या होता है? हमारे काम का होता है डीएनए फिंगरप्रिंट। ये रिपीटेटिव डीएनए ना, इसी को हम लोग सैटेलाइट डीएनए भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट डीएनए। अब इसको सैटेलाइट डीएनए क्यों कहते हैं, इसका लॉजिक थोड़ी देर बाद बताऊंगा। एक एक्सपेरिमेंट की वजह से इसको कहते हैं, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो ये सैटेलाइट डीएनए या रिपीटेटिव डीएनए, यानी रिपीटेटिव डीएनए को ही क्या कहते हैं? अच्छा, ये हम सब के अंदर सेम होता है कि अलग अलग? अलग अलग। अब समझना, ये इनका सीक्वेंस सेम होता है। क्या होता है? सीक्वेंस सेम होता है, बट इनका रिपीटेशन नंबर अलग अलग होता है। जैसे आपको इस चित्र में कितना दिख रहा है? 1 2 3 4 5 बार रिपीट हो, समझाने के लिए 5 बार बनाया। ये हजारों बार रिपीट होगा। अब किसी के बाद 10 बार रिपीट होगा, किसी के बाद 5 बार रिपीट होगा, किसी के बाद 17 बार रिपीट होगा। तो ये हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, बट ये सीक्वेंस सेम होता है। हम सभी के अंदर रिपीटेटिव डीएनए का सीक्वेंस सेम होता है, बट रिपीटेशन नंबर अलग अलग होता है। तो ये शो करता है हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। क्या शो करता है? हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म की हाई डिग्री शो करता है। बेटा मैंने पहले सिखा दिया था कि पॉलीमॉर्फिज्म इस चैप्टर में किसको कहूँगा मैं? वेरिएशन को। वेरिएशन हिंदी में लिखेंगे इसको बहुरूपता। तो ये बहुरूपता शो करता है, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। और बेटा यही होता है हमारा बेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इट इज द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार क्या होता है? बोलिए। पॉलीमॉर्फिज्म नहीं रही, सैटेलाइट डीएनए या रिपीटेटिव डीएनए। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? तो हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार क्या होता है? सैटेलाइट डीएनए या रिपीटेटिव डीएनए। दोनों अलग अलग है। बेटा कुछ याद करो नीट के एग्जाम को, अभी शायद 19 या 20 वाला एग्जाम या 21 वाला, तीनों में से किसी एक में, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन उसमें क्वेश्चन आया कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस क्या होता है। तो आप क्या आंसर देंगे? और ऑप्शन में सैटेलाइट भी था और रिपीटेटिव भी था। ऑप्शन में सैटेलाइट भी था और रिपीटेटिव भी था, तब क्या आंसर देंगे? रिपीटेटिव देंगे। डब्बे में क्या दिख रहा है? अब इसका लॉजिक सुन लो। एनसीईआरटी में लाइन लिखी है, रिपीटेटिव डीएनए इज द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो एनसीईआरटी की सीधी लाइन बनी कि नहीं बनी? तो सैटेलाइट ऑप्शन में होते भी सैटेलाइट टिक नहीं किया, क्या टिक कर दिया? और ये आपका क्वेश्चन बन गया कब का? नीट का। अब यार मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सा आया था तभी, अभी ताजा है ना। तो समझ गए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस क्या होता है? रिपीटेटिव डीएनए। अब मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ, यही चीज मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ थोड़ा सा कैसे क्या। अब मैं बता रहा हूँ कि हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। अब बताओ, एक इंसान के अंदर तो सेम होगा कि नहीं होगा? बेटा ये इतना हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है कि एक ही इंसान के होमोलॉगस क्रोमोसोम के अंदर भी इसमें वेरिएशन होता है। ओ हो, क्या कह दिया मैंने? एक ही इंसान के, एक ही इंडिविजुअल के डीएनए के होमोलॉगस पार्ट है। इन होमोलॉगस पार्ट में भी ये सीक्वेंस सेम होगा, बट वेरिएशन आएगा। कैसे आएगा थोड़ा फील करते हैं। मान लेते हैं इधर मैं एक डब्बा बना के समझा रहा हूँ इसको ना, समझ जाओगे। ये मैं इसके लिए नहीं लिख रहा हूँ, ये तो खत्म हो गया, इसको समझा रहा हूँ मैं। तो भावनाओं को समझना, मैं यहाँ बनाना चाहता पर जगह कम पड़ गई, ये बना लेते हैं, ठीक है। पर तुम ही तो कह रही थी यहाँ तक आ रहा है ना। देखिए ये किसी का क्रोमोसोम है, ये मान लीजिए क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम किसी मेल का है, ये रहा मेल, ठीक है। अब मेल के अंदर इसका जो डीएनए होगा, इस डीएनए में ऐसे कोई सीक्वेंस चल रहा है, जैसे मान लिया मैंने ATG ऐसे डीएनए तो सिखा देना, इसके अंदर ऐसे डीएनए, तो डीएनए में सीक्वेंस चल रहा है ATG। अब ये ATG कितनी बार आया, तो मान लेता हूँ मैं सीक्वेंस को, ये रिपीटिशन है इसका, आया 4 बार। कितना आया इसके डीएनए में? 4 बार। तो इसके अंदर, इसके होमोलॉगस के अंदर ये 4 बार नहीं होगा, कम या ज़्यादा हो सकता है। तो मान लेते यही सीक्वेंस सेम होगा, मैं नहीं कहता सीक्वेंस डिफरेंस होगा, सीक्वेंस तो सेम होगा। लेकिन अब मान लेते पहले नंबर का क्रोमोसोम, तो ये भी पहले नंबर का, तो होमोलॉगस हुए कि नहीं हुए? तो होमोलॉगस क्रोमोसोम के अंदर ये जो सीक्वेंस होगा, ये सीक्वेंस तो सेम होगा, बट इसका रिपीटेशन नंबर अलग होगा। जैसे मान लेते यहाँ पर 4 बार आया, तो यहाँ पर समझाने के लिए मैंने 10 बार मान लिया कि यही कितनी बार रिपीट हुआ? 10 बार रिपीट हुआ। ओके, अब कोई फीमेल है, ये रही फीमेल, मान लेते हैं इसका भी कोई क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये इसका क्रोमोसोम नंबर 1 है। बताइए ये का सीक्वेंस उस पर होगा कि नहीं होगा? होगा। सीक्वेंस तो यही होगा, बट रिपीट कितनी बार होगा ये डिफरेंट है। समझाने के लिए मान लिया 6 बार है, कितनी बार है यहाँ पे रिपीटेशन नंबर? 6 बार रिपीट हो रहा है। तो इसके दूसरे होमोलॉगस क्रोमोसोम पर भी 6 बार ही होगा क्या? अलग हो सकता है। मान लेते कि 12, समझाने के लिए कितना ले लिया? 12। बातों को समझ रहे? सीक्वेंस सेम है, ATG, आप में मेरे में भी सीक्वेंस सेम, ATG, AGT, ATG जो भी लिख रखा है वो।
अब देखिए ये सीक्वेंस तो सेम है बट इसका रिपीटेशन नंबर डिफरेंट है। अब ये गेमेट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बनाएंगे। तो इसमें से कोई गेमेट ले लूँ, बताओ दोनों में से कोई सी भी आ सकता है रैंडम। कौन सा लो तुम कहोगे जो लूँगा? 4 वाला ले लिया। चलो हमारे गुंजन के कहने पर हमने 4 वाला ले लिया। तो इसने अब स्पर्म बना दिया। स्पर्म में रिपीटेशन नंबर कितना है इसका? 4। एक क्रोमोसोम को लेकर समझा रहा हूँ, सारे क्रोमोसोम के साथ होता होगा ऐसा। अब देखिए इसके अंदर इसमें से भी कोई सा ले लो। 6 वाला ले, गुंजन के कहने के आधार पर हमने कौन सा ले लिया? 6 वाला ले लिया। अब बताइए ये एक जाइगोट बना नहीं बना? तो एक सेल बन गई। इन्होंने अपने गेमेट वगैरह दिए और उससे फर्टिलाइजेशन कराया और एक सेल बन गई। इसका क्रोमोसोम नंबर 1 है, इसका क्रोमोसोम नंबर 1 है। इसमें रिपीटेशन 4 और 6। क्या मैं यही तो कह रहा हूँ कि एक ही क्रोमोसोम के अंदर, होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर रिपीटेटिव डीएनए का नंबर वेरी करता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि दोनों क्रोमोसोम अलग अलग इंडिविजुअल से आए हैं। समझे कि नहीं समझे? बात पल्ले पड़ रही है कुछ कुछ? तो सभी के अंदर ये वेरी करता है। अब बताइए ये एक सेल से कितनी सेल बनाएगी? 2 सेल बनाएगी। मियोसिस करेगा जाइगोट की माइटोसिस? मर जाओ, माइटोसिस करेगा। माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है। तो ये का क्रोमोसोम यहाँ पहुंचेगा और डिटो कॉपी चलेगी। अब बताइए इसकी सेल में ये कितने हो जाएंगे? इधर वाले 4, इधर वाले 6। अब बोलो इधर वाले 4, इधर वाले 6। कोनो समस्या? ऐसे 4 से कितनी सेल बनेगी? 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे करके एम्ब्रियो बन जाएगा। और एक दिन इस एम्ब्रियो का जन्म होगा। ये एक बच्चा, बढ़िया सा बच्चा, हंसता खेलता नाइकी का बच्चा पैदा हुआ। देखो हाँ, बढ़िया कंपनी का है ना, बढ़िया बच्चा है एकदम मस्त वाला। तो जब बढ़िया सा बच्चा है तो बताइए इस बच्चे के जो क्रोमोसोम है, इनके क्रोमोसोम को अगर चेक किया जाए, मान लेते हैं इसके क्रोमोसोम में कितने होगा? इसमें एक, समझाने के लिए मान लो कोई भी सेल देखेंगे तो इसकी सेल में 4 और 6 वाले होगा। मान ले आप में से किसी को उठा के देखो, क्या आपका 4 और 6 वाले मिलेगा क्या? जरूरी है क्या? हो सकता है इसका 1000 और 900 वाला हो। हाई डिग्री ऑफ वेरिएशन शो कर रहा है। समझे नहीं समझे? क्या ये कभी भी 2 सेल का सेम हो सकता है? हो सकता है। ये दोनों 2 सेल का सेम हो सकता है कि कभी? मैं जो बोल रहा हूँ रिपीटेटिव डीएनए, क्या कभी किन्हीं 2 सेल का रिपीटेटिव डीएनए सेल सेम हो सकता है क्या? हो सकता है बेटा, हो सकता है। देखो मैंने इसकी एक सेल निकाल दी इधर से, इस बॉडी की सेल निकाली। बताइए इसके सेल के अंदर कितना है? ये 4 और 6। इसकी दूसरे हाथ से सेल निकाल दी, दोनों हाथ से सेल निकाल दी। इस सेल में कितना होगा बेटा? 4, 6, 4, 6। बताइए दोनों का सेम मिला कि नहीं मिला? क्या एक ही आदमी के सारी सेल में सेम होगा कि नहीं होगा? हाँ, एक आदमी की सारी सेल में तो ये डीएनए का नंबर, ये सारा सब कुछ सेम होगा कि नहीं होगा? हर सेल में थोड़ी ना डिफरेंट होगा। अच्छा, क्या इसके अलावा और किसी केस में सेम हो सकता है क्या ये नंबर? नहीं हो सकता? हो सकता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस। क्या मोनोजाइगोटिक ट्विंस में सेम आएगा? यस, मोनोजाइगोटिक ट्विंस में सेम आएगा, क्योंकि उसमें एक ही सेल होती है और इसमें क्लीवेज डिफेक्ट हो जाता है थोड़ा सा, और इससे 2 सेल बन रही है बाद में, और दोनों अलग अलग एम्ब्रियो बना देती है। तो अगर मोनोजाइगोटिक ट्विंस को छोड़ दिया जाए और एक ही आदमी की 2 इंडिविजुअल सेल को छोड़ दिया जाए, तो पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारे जैसा कोई नहीं जिसका डीएनए तुम्हारे डीएनए के साथ मैच करे। क्या सही कह रहा हूँ मैं? तो ये मैं समझा रहा हूँ कि हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार नॉन कोडिंग डीएनए के कोडिंग डीएनए, नॉन कोडिंग डीएनए। अब नॉन कोडिंग डीएनए में हम नॉन रिपीटेटिव डीएनए को देख रहे हैं, रिपीटेटिव डीएनए को। हाँ, नॉन रिपीटेटिव देखेंगे तो पता ही क्या चलेगा। रिपीटेटिव में तो ये देख रहे कितनी बार रिपीट हो रहा है और आइडिया लगा रहे। नॉन रिपीटेटिव में पता नहीं चलेगा। क्या देख रहे हो तुम लोग? समझे कि नहीं? समझे ना? मस्त चीज है कि नहीं है? सोचने वाले ने क्या दिमाग लगा के सोचा होगा? क्या ये मिटा दो कि रहने दो, तुम समझने के लिए काम लोगे? ये समझ जाओगे? एक आदमी की दोनों सेल्स निकाल रखी है, ठीक है ना? चलिए, अब रिपीटेटिव डीएनए को अपन क्या कहते हैं? सैटेलाइट डीएनए। इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। एक्चुअल में साइंटिस्ट लोगों ने एक बार एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने क्या किया? ई. कोलाई का डीएनए ले लिया,
इसका डीएनए, एक काफ़ी लंबा डीएनए, इसके ऊपर डाल दिया आरी। क्या डाल दिया बेटा? और आपको पता है आरी से अच्छी चीज़ें कट जाती है कि डीएनए कटता है? डीएनए कट जाता है। तो डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, बहुत सारे क्या हो गए डीएनए के टुकड़े। समझने के लिए कम ही बनाए, लेकिन आपको पता है कितने सारे टुकड़े हो जाएंगे डीएनए के? तो डीएनए के बहुत सारे टुकड़े हो गए, नन्हे मुन्ने छोटे छोटे प्यारे प्यारे टुकड़े। इन टुकड़ों को डाल दिया इन्होंने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। किसके अंदर डाल दिया? टेस्ट ट्यूब में। अच्छा, टेस्ट ट्यूब में डाल करके इन्होंने कराया इसका सेंट्रीफ्यूगेशन। सीजियम क्लोराइड डाल के, कुछ याद आ रहा है? पढ़ा देता ना उसमें। तो सीजियम क्लोराइड डाल के इसका सेंट्रीफ्यूगेशन कराया। तो भारी हिस्सा कहाँ जाएगा? नीचे। तो डीएनए का भारी भारी हिस्सा नीचे बल्क में इकट्ठा हो गया। ये बन गया बल्क, डीएनए का भारी हिस्सा बल्कि। और डीएनए का लाइट पार्ट जो था, हल्का हिस्सा ऊपर। तो ये क्या बना रहा हूँ मैं? हैवी पार्ट डीएनए का। इसके बाद थोड़ा हल्का जो होगा वैसे ऊपर, है ना? इससे और हल्का होगा वो इससे भी ऊपर, जो इससे भी हल्का होगा वो और ऊपर, और हल्का होगा वो और ऊपर, ऐसे ऐसे इकट्ठे हुए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे ये बल्क में, बल्कि पार्ट बल्क में, और यहाँ पर ये माइनर या हल्का लाइट पार्ट है। ये सारी क्या है? लाइट पार्ट, लाइट हल्के। समझ में नहीं आया? और ये बल्क पार्ट है। अब इन्होंने क्या किया? इसके ऊपर यूवी रेज डाली। कौन सी लाइट डाली? यूवी रेज। तो यहाँ पर ये यूवी रेज डाली। तो यूवी रेज एब्जॉर्ब करेगा कि नहीं करेगा? ये हिस्सा करेगा, ये भी एब्जॉर्ब करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। सबसे ज़्यादा कौन एब्जॉर्ब करेगा? बल्क वाला एब्जॉर्ब करेगा। तो जो उसने एब्जॉर्ब किया उसके आधार पर इन्होंने क्या बनाया? ग्राफ बनाए कि भाई कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई। तो लाइट एब्जॉर्ब हुई ऐसे। यहाँ पर देखिए इनके जो ग्राफ बने, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बने। एक ग्राफ तो काफ़ी पीक तक गया, फिर अगला ग्राफ उससे कम गया, फिर अगला ग्राफ उससे भी कम जाएगा। शायद आप सोच पा रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है, या क्यों सोच पा रहे हैं आप लोग ऐसा? हाँ, ये हल्का वाला, उससे और हल्का वाला, उससे और हल्का वाला, ऐसे ऐसे मिले इनको। ओके, तो ये जो है इसको कहते हैं बेटा मेजर पीक। क्या कहते हैं? मेजर पीक। तो ये वाली पीक कौन सी हो जाएगी? मेजर पीक, है ना? और ये इन सबको मिला के अपन क्या कह देंगे बेटी? माइनर पीक। तो ये हो गया माइनर पीक। अब बताइए मेजर पीक में कौन पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं? तो बल्क वाला जो है ये रिस्पॉन्सिबल है मेजर पीक के लिए, और लाइट वाले पार्टी किसके लिए? माइनर पीक के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए। बोलो बात समझ में आई क्या? अब हम स्टडी करें कि मेजर पीक में क्या क्या था। तो मेजर पीक में कोडिंग पार्ट था। क्या था? कोडिंग पार्ट। ये कोडिंग पार्ट, इसमें नॉन कोडिंग पार्ट भी था, और इसमें रिपीटेटिव पार्ट भी था, कुछ मात्रा में रिपीटेटिव था और ज़्यादातर नॉन रिपीटेटिव। तो इसमें नॉन कोडिंग पार्ट था, मेनली नॉन कोडिंग। इसमें नॉन कोडिंग में नॉन रिपीटेटिव वाला पार्ट था। कौन सा? नॉन रिपीटेटिव। सम अमाउंट, कुछ थोड़ा बहुत कौन सा था? सम रिपीटेटिव, सम अमाउंट ऑफ रिपीटेटिव। इसमें देखा जाए माइनर पिक में, तो माइनर पिक में सिर्फ और सिर्फ मेनली कौन सा था? रिपीटेटिव। तो रिपीटेटिव पार्ट था, और रिपीटेटिव पार्ट जो था ये सैटेलाइट के फॉर्म में अपीयर हुए, तो इसी को क्या कह दिया? सैटेलाइट डीएनए। तो रिपीटेटिव डीएनए था इसमें, और इसी को आगे जाएगा सैटेलाइट डीएनए। तो आप समझ रहे हैं सैटेलाइट डीएनए इसको क्यों कहा गया? समझ गए? तो अब यहाँ पर अपन लिखेंगे सैटेलाइट डीएनए की डेफिनेशन। सैटेलाइट, क्या लिख दिया मैंने? सैटेलाइट डीएनए की डेफिनेशन की। किसको करे सैटेलाइट डीएनए? तो सैटेलाइट डीएनए क्या होगा? ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन मैक्सिमम पार्ट ऑफ रिपीटेटिव डीएनए अपीयर एज अ पीक सैटेलाइट, एज अपीयर एज अ सैटेलाइट नॉन एज सैटेलाइट डीएनए। लिख दो, चलो लिख देता हूँ। इन डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन मैक्सिमम पार्ट ऑफ रिपीटेटिव डीएनए appear as a satellite, so called satellite DNA। बोलो बात समझ में आ गई? इसको सैटेलाइट डीएनए क्यों कहा? सो कॉल्ड सैटेलाइट डीएनए। ओके, हिंदी में अधिकांश भाग जो था इसे क्या कहते हैं? अब केंद्रण में
जो किस में अपीयर हुआ, सैटेलाइट के रूप में अपीयर हुआ, इसलिए इसको सैटेलाइट डीएनए कहते हैं, हिंदी में भी सैटेलाइट ही कहते हैं। ओके, अब अपन बात करते हैं सैटेलाइट डीएनए में क्या क्या खास बात है। तो सैटेलाइट डीएनए, पहली बात, ये रिपीटेटिव होता है कि नॉन रिपीटेटिव? रिपीटेटिव। तो ये रिपीटेटिव होता है, ठीक है, पहली चीज ये रिपीटेटिव डीएनए है, याद कर लो कितना, सैटेलाइट डीएनए इज अ रिपीटेटिव। दूसरी बात इसके बारे में अगर अपन ध्यान दें तो ये हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है कि नहीं करता है? शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन होमोलोगस पार्ट ऑफ अ इंडिविजुअल। होमोलोगस क्रोमोसोम में भी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। तो ये कोडिंग होता है कि नॉन कोडिंग होता है? नॉन कोडिंग होता है, ये नॉन कोडिंग होता है। एंड अगला क्या बात है इसके लिए, शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन होमोलोगस पार्ट, होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ इंडिविजुअल। मतलब एक ही आदमी के अंदर देखो, इंडिविजुअल, एक ही आदमी के अंदर देखोगे तो उसके अंदर भी क्या नजर आएगा आपको, इसमें वेरिएशन नजर आएगा। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? कैसे, जैसे अभी इसका ना, एक इसका क्रोमोसोम पे तो 4 बार रिपीट हुआ, एक पे 6 बार रिपीट होता, अलग अलग आएगा नहीं है। तो शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन पार्ट ऑफ, हाँ अच्छा चलो, एक ही आदमी के आप 2 डिफरेंट पार्ट ले लो सेल के, इंडिविजुअल के, तो उसमें ये जो होगा सेम होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसके सेल के होमोलोगस क्रोमोसोम में डिफरेंट होगा ऑफ इंडिविजुअल। अब आप 2 अलग अलग में लेके देखो तो भी डिफरेंट होगा। तो ये ओवरऑल सैटेलाइट डीएनए इस तरह से डिफरेंट शो करता है। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ सैटेलाइट डीएनए करेंगे, लेकिन पहले आप इसको नोट करिए, फिर आगे मेरे को पूरा स्पेस यूज करना है उसका। हिंदी वालों, ये चित्र की जगह छोड़ के नीचे सैटेलाइट डीएनए की परिभाषा हिंदी में लिख लो। सैटेलाइट डीएनए की परिभाषा हिंदी में लिखो, घनत्व प्रवणता अपकेंद्रण, घनत्व प्रवणता अपकेंद्रण में, घनत्व प्रवणता अपकेंद्रण में रिपीटेटिव डीएनए का अधिकांश हिस्सा, रिपीटेटिव डीएनए का अधिकांश हिस्सा, रिपीटेटिव डीएनए का अधिकांश हिस्सा, रिपीटेटिव डीएनए का अधिकांश हिस्सा सैटेलाइट के रूप में प्रकट हुआ, सैटेलाइट के रूप में प्रकट हुआ, सैटेलाइट के रूप में प्रकट हुआ, अतः इसे सैटेलाइट डीएनए कहते हैं, अतः इसे सैटेलाइट डीएनए कहते हैं, अतः इसे सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। इसमें एक और बात है, जैसे ना एक ही जो इंडिविजुअल है उसके आप होमोलोगस क्रोमोसोम देख रहे हैं, तो उसमें आपको हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म नजर आ रहा है दोनों क्रोमोसोम के अंदर। अब ऐसा पूछ ले कि एक ही इंडिविजुअल के टिश्यू या सेल में आप देखेंगे तो आपको सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म नजर आएगी। इसका मतलब समझिए, मेरे ये सेल उठाई 4 से, ये सेल उठाई 4 से, सेम है कि नहीं है? तो ऐसा पूछ ले कि डीएनए ऑफ डिफरेंट टाइप, डिफरेंट सेल और टिश्यू ऑफ सेम इंडिविजुअल शो सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, बट शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ इंडिविजुअल। क्रोमोसोम के दोनों में तो अलग अलग है, लेकिन इसका और इसका एक ही सेल आदमी का कंपेयर करें तो सेम है। ये भी लिख देता हूं मैं, डीएनए ऑफ सेल, डिफरेंट सेल, टिश्यू ऑफ सेम समझने की बात है। एक ही क्रोमोसोम के, होमोलोगस क्रोमोसोम के अलग अलग इंडिविजुअल से आ रहे, इसलिए उन दोनों में हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म है। लेकिन एक सेल का पॉलीमॉर्फिज्म देखा जाए और इसी बॉडी की दूसरी सेल का पॉलीमॉर्फिज्म देखा जाए तो दोनों की डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म सेम होगी। सो शो सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, ये लिख लो। बात करते अपन टाइप्स ऑफ सैटेलाइट डीएनए, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए बेटा 2 टाइप का पढ़ाऊंगा मैं आपको। एक तो होता है बेटा माइक्रो सैटेलाइट,
जिसको अपन SSR भी कहते हैं, एक होता है मिनी सैटेलाइट, ठीक है, और इसको अपन कहते हैं VNTR। ओके, माइक्रो सैटेलाइट क्या होता है, तो ऐसा सैटेलाइट डीएनए, अच्छा सैटेलाइट डीएनए रिपीटेटिव कि नॉन रिपीटेटिव, रिपीटेटिव, तो इसमें जो रिपीट होने वाली यूनिट है वो बेटा 1 से लेकर के 6 बेस पेयर, कितने बेस पेयर रिपीट होते हैं, 1 से 6, जैसे बार बार ए रिपीट हो रहा है मिनी सैटेलाइट, AG रिपीट हो रहा है मिनी सैटेलाइट, AGC है ना, 3 तक, तो ऐसा 6 तक का रिपीट अगर बार बार हो रहा है तो क्या कहेंगे, माइक्रो सैटेलाइट, या फिर SSR जिसमें हो जाएगा सिंपल सीक्वेंस रिपीट, तो सिंगल सीक्वेंस जो है रिपीट हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, SSR, है ना, समझ रहे, सिंपल सीक्वेंस रिपीट की फुल फॉर्म बताइए मैंने SSR की। मिनी सैटेलाइट उसको कहेंगे जिसमें जो रिपीट यूनिट होती है वो 11 से लेकर के 60 बेस पेयर रिपीट हो, कितने, 11 से लेकर के 7 बेस पेयर रिपीट हो, और इसमें 1 से 6 रिपीट हो तो हाँ माइक्रो सैटेलाइट। ओके, तो ये माइक्रो मिनी सैटेलाइट है। ओके, अब इसको क्या कहते हैं अपन, VNTR की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये होती है बेटा वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, मतलब वेरिएबल नंबर टेंडम जो रिपीट हो रहा है, कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, वो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट होता है। आप देखिएगा कि एक ही सेल के होमोलोगस पार्ट के अंदर भी, होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर भी, इस क्रोमोसोम में VNTR का नंबर वेरी करेगा, तो VNTR जो होता है बहुत ज़्यादा वेरी करता है, तो नंबर ऑफ VNTR इन होमोलोगस क्रोमोसोम वेरी, मतलब ये वेरी करता है, एक जैसा नहीं होता है। कैसे, समझिए, अभी आप ही ने एक सेल बनाई थी, एक तरफ 4 एक तरफ 6, तो VNTR इधर 4 था इधर 6 था, समझे कि नहीं समझे, अब उसको एक प्रॉपर नाम देना चाह रहे हैं अपन। और इसकी बात करता हूँ तो इसको समझाने के लिए मैं एक क्रोमोसोम ले लेता हूँ, इससे अच्छे समझ में आएगा। मान लिया एक क्रोमोसोम है और ये कोई पहला नंबर का क्रोमोसोम रहा होगा और ये एक दूसरा क्रोमोसोम है, दोनों क्रोमोसोम होमोलोगस है कि नॉन होमोलोगस है, होमोलोगस है, ताकि चीज़ों को अच्छे समझिए। ये अगर पहले नंबर का क्रोमोसोम है तो ये भी पहले नंबर का क्रोमोसोम, इसमें कोई यूनिट बार बार रिपीट होगी कि नहीं होगी, मान लेते कोई यूनिट है ऐसे 4 बार या 5 बार रिपीट कर लेते, मान लीजिए कोई 5 बार रिपीट हो रही है, 1 2 3 4 5 बार कोई यूनिट रिपीट हो रही है, इसको मैं यहाँ बना देता हूँ, ये कोई यूनिट है जो 5 बार रिपीट हो रही है। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखना, जो भी VNTR वगैरह जो होते हैं इसके एंड पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साइड पाए जाते हैं, क्योंकि इनके एंड पैलिंड्रोमिक होते हैं, तो इनके जो एंड होते हैं, एंड ये कैसे होते हैं, पैलिंड्रोमिक। आप में से कोई बच्चा पूछेगा तो नहीं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो सेम होता है, मतलब ये रिकॉग्निशन साइट होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के, किसके, इसके एंड्स, VNTR के जो एंड्स होते हैं। ओके, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये कोई VNTR है, अब इस VNTR में जो भी VNTR रिपीट हो रहा है, कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स इसको रिपीट करता हूँ, 1 2 3 4 5 बार कोई सीक्वेंस रिपीट हो रहा है। जैसे मान लीजिए कौन सा सीक्वेंस को सीक्वेंस समझाता हूँ, AGT डैश, ऐसा करते करते मान लीजिए लास्ट में C आ गया, और ऐसे डैश कितने न्यूक्लियोटाइड है समझने के लिए मान लेते 40 न्यूक्लियोटाइड है, सॉरी 40 बेस पेयर, कितने बेस पेयर है 40, तो बोले 40 इसके बीच में आ रहा कि नहीं आ रहा, 6 से 11 बेस पेयर के बीच में बिल्कुल आ रहा है ना। एक और चीज़ ध्यान रखना, मिनी सेट जो VNTR वगैरह होता है इसकी साइज कितनी होती है, इसकी साइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी जो साइज होती है बेटा ये NCERT बोलती है 0.1 किलो बेस पेयर से लेकर के 20 बेस पेयर तक होती है, KB कितने 20 KB, 0.1 KB से लेकर के 20 KB तक होती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है, 0.1 से लेकर के 20 KB साइज होती है, ठीक है ना। अब मान लेते हैं मैंने जो लिया ये सीक्वेंस कितने बेस पेयर्स का है, 40 बेस पेयर का, जो कि 11 से 60 के बीच में आ रहा है, तो इसको मैं SSR कहूँगा कि VNTR कहूँगा, तो यहाँ पर एक VNTR है जिसके बेस पेयर्स कितने 40 है, ऐसे VNTR यहाँ पर कितने बेटा 5 है, ऐसे VNTR यहाँ पे कितने 5 है। जैसे दूसरा बनाता हूँ, AGT डैश CA, AGT डैश CA, AGT डैश CA, AGT डैश CA,
तो ये जो है ये 40 बेस पेयर्स बार बार रिपीट चल रहे हैं, तो रिपीटेटिव डीएनए कि नॉन रिपीटेटिव डीएनए? रिपीटेटिव डीएनए। अब बोलिए ये इसका बेस पेयर कितना? 40 का लेंथ, इसका कितना? 40, इसका भी कितना? 40, इसका भी कितना? 40। बोलो बात समझ में आ गई क्या? ये मैंने इस क्रोमोसोम का बनाया, इस पर भी सेम सीक्वेंस होगा कि नहीं होगा? होगा। सीक्वेंस तो सेम होता है सब पे, लेकिन रिपीटेशन नंबर डिफरेंट होगा। मान लेते हैं इस पे 3 बार रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 बार। तो ये दूसरा वाला क्रोमोसोम के अंदर का डीएनए दिखा रहा हूँ, इनके एंड क्या होते हैं? पैलिंड्रोमिक होते हैं, तो एंड पैलिंड्रोमिक। ये जो मैं बना रहा हूँ इनके एंड है। किसी भी VNTR का जो एंड होता है वो एंड क्या होता है बेटा? पैलिंड्रोमिक होता है, ठीक है, अंत इसका। तो ये पैलिंड्रोमिक एंड है इसका। अब इसमें ये सीक्वेंस कितनी बार रिपीट होगा? 3 टाइम्स, 2 3 टाइम्स। यहाँ पे क्या सीक्वेंस रिपीट होगा बोलो? AGT अरे वही सीक्वेंस रिपीट होगा ना, AGT सीक्वेंस रिपीट होगा। अब बोलो इसमें कितने बेस पेयर्स होंगे? 40। अरे 30 क्यों होंगे रे? 40 बोलो ना, सेम 40 होमोलोगस में ये तो सेम होता है ना यार, 40, ठीक है ना। अब ओवरऑल देखा जाए तो ये VNTR की लेंथ कितनी हो गई? यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई? 200। कितनी हो गई? अरे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 16 20। इसकी कितनी हो गई? 1200। 120। मर जाओगे जाके। अच्छा तुम बायो लिए हो। क्या करते हो यार, माहौल मत खराब करो। चलिए अब अपन क्या करते हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम के दोनों दिखा दिए मैंने तुमको, ये VNTR। अब क्या करता हूँ, इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डालता हूँ। क्या डालता हूँ बेटा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दोनों पे सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डालते हैं। बोलिए कहाँ से काटेगा ये? बीच में से, स्पेसिफिक साइड से, बीच में से काटेगा। स्पेसिफिक साइड पैलिंड्रोमिक साइड से काटेगा। इसमें तुमको कहाँ नजर आ रही है? पैलिंड्रोमिक साइड एंड पे। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को इस एंड से काटेगा और इस एंड से काटेगा, इसको इस एंड से काटेगा और इस एंड से काटेगा। तो यहाँ पर तुमको जो सेगमेंट मिलेगा वो सेगमेंट इतना लंबा होगा, शायद 200 का आ जाएगा, और ये सेगमेंट 120 का। इसको बोलते बेटा रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट। क्या बोलते हैं? रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट। तो ये भी क्या क्या है? रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट। आगे ना, इस फ्रेगमेंट की लेंथ कितनी? 200। इस फ्रेगमेंट की लेंथ कितनी? समझाने के लिए रैंडम डाटा ले रहा हूँ ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। अब ये दोनों रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स जो हैं, एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम के लिए हमने, इनका लेंथ सेम आए कि अलग अलग? अलग आए। तो इसका लेंथ और इसका लेंथ अगर देखा जाए तो दोनों अलग अलग है। तो इसको कहते हैं रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ओहो हो। तो क्या नाम हो गया? RFLP। तो RFLP जो होता है ये सबका सेम आएगा, पैटर्न के अलग अलग आएगा। सबके RFLP का पैटर्न अलग अलग होता है। इवन हमारे दोनों क्रोमोसोम जो है होमोलोगस वाले, उन दोनों का RFLP अलग अलग आता है। समझे क्या? नहीं समझ गया ना? कितनी मजेदार बात है। अच्छा अब बताओ, क्या किन्हीं दो इंडिविजुअल पर्सन का RFLP सेम हो सकता है? नहीं। हाँ हो सकता है। अगर से वो दोनों मोनोजाइगोटिक तो उन दोनों का RFLP क्या आएगा? सेम। अगर से 2 सैंपल है उनका RFLP सेम आ रहा है तो या तो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स है या फिर उनकी दो सेल दोनों सेम है, ठीक है ना। तो RFLP पैटर्न ये इसके नीचे लिखना है, मैं तो जगह नहीं, मैं इधर लिख रहा हूँ, ये इसके नीचे की बात है ना। RFLP पैटर्न ऑफ 2 सैंपल विल बी सेम इन only in 2 कंडीशंस। 2 ही कंडीशन में सेम हो सकती है। पहली कंडीशन वो क्या हो? मोनोजाइगोटिक ट्विंस हो, या फिर दोनों का सेल 2 सेल या टिश्यू वो दोनों क्या हो? सेम हो, यानी कि किसकी हो? सेम पर्सन की हो, सेम पर्सन। तो हम क्या करते हैं, सबके RFLP पैटर्न देखते हैं डीएनए के अंदर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर। अगर आपसे RFLP पैटर्न मैच कर गया तो आपसे पूछेंगे आपका कोई मोनोजाइगोटिक ट्विंस है क्या? कहेंगे हाँ है, ठीक है जाइए उसको भेजिए। और अगर नहीं है तो 2 थप्पड़ मार के सीधा CID की जेल में। बताओ तुमने ये क्यों किया? क्या मैच करते हो उसमें? RFLP पैटर्न। बात समझ में आ रही है? अभी तक मैं मेन मुद्दे तक नहीं गया हूँ, प्रोसेस तक नहीं गया हूँ, अभी तक तो बेसिक समझा रहा हूँ ऐसा ऐसा होता है। मेन मुद्दे तक भी जाएंगे, पहले यहाँ तक का शेप है। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार फिर से,
टाइप ऑफ सैटेलाइट डीएनए कितने टाइप का होगा? 2 टाइप का, माइक्रो सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट में कितने बेस पेयर्स रिपीट होते हैं? 1 से 6, जिसको अपन क्या कहते हैं? SSR, सिंपल सीक्वेंस रिपीट। मिनी सैटेलाइट में कितने बेस पेयर रिपीट होते हैं? 11 से 60, जिसको अपन क्या कहते हैं? VNTR, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। टेंडम का मतलब होता है बेटा कंटिन्यूअस। टेंडम का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब देखो AGTCA 40 का सा कंटिन्यूअसली यही रिपीट होता जा रहा है, समझे कि समझे? तो ये क्या हो गया? वेरिएबल नंबर, इनका नंबर वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, कंटिन्यूअसली रिपीट होता जाए। इसके एंड जो होते हैं वो क्या होते हैं? पैलिंड्रोमिक होते हैं, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट जाते हैं। आगे नंबर ऑफ VNTR इन होमोलोगस क्रोमोसोम भी वेरी करता है। एक होमोलोगस क्रोमोसोम में भी VNTR डिफरेंट है। यहाँ पर कितने हैं? 3 नहीं यार, कितने बनाए थे? 5 है, और यहाँ पर कितने? 3 है। समझे कि नहीं समझे? ओके, अब बताइए इनका साइज कितना होता है? 0.1 kb से 20 kb। एक काम करो, के का मतलब आप जानते हैं? किलो का मतलब 10 पावर 3, 0.1 को 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई करो 100, तो ये कितना हो गया? 100 बेस पेयर से लेकर के 20,000 बेस पेयर। ओहो, मैंने कितना बनाया? 40 बार बार रिपीट किया, कितना हुआ? 200। तो मेरा तो 200 तक पहुंचा, गनीमत है। ये 20,000 तक भी पहुंच सकता है। समझे नहीं समझे? ओके, ये समझाने के लिए था। अच्छा लगा आपको ये? ओके, 6 पे डीएनए फिंगर, चुप हो जाओ रे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मेथड देखते हैं। इसमें क्या करते हैं अपन? सबसे पहले अपन जो भी क्राइम होता है उस जगह से अपन क्या करते हैं? सैंपल लेके आते हैं। तो सबसे पहले वहाँ से क्या करेंगे? सैंपल कलेक्ट करेंगे। बेटा ये सैंपल क्या क्या हो सकता है? ये सैंपल ब्लड हो सकता है, ये सैंपल आपका कोई सेल हो सकती है, सलाइवा हो सकता है, और राहुल क्या हो सकता है? हेयर फॉलिकल हो सकता है, हेयर फॉलिकल, या फिर बोन, हाँ लेतरा, स्पर्म भी हो सकता है, बोन, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। आप अगर मान लीजिए आप ब्लड सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, तो आप RBC को प्रेफर करेंगे कि WBC को? RBC को क्यों नहीं? RBC करेंगे? शाबाश। किसको प्रेफर करेंगे? RBC को। और खोल के देखें, अंदर न्यूक्लियस ही नहीं है, निकाल लो DNA। ओ, सोचा ही नहीं। ब्लड में क्या लेंगे अपन? WBC लेंगे, है ना, क्योंकि RBC में तो न्यूक्लियस ही नहीं है। प्लेटलेट्स में और WBC में किसको लेंगे? प्लेटलेट्स को, क्योंकि उसमें भी न्यूक्लियस नहीं है। मर जा। तो फिर पूछते कि बता रहा हूँ ना, ऐसा कभी क्वेश्चन दिख जाए तो नॉलेज के लिए पता नहीं। हाँ बेटा, इसके अंदर DNA, तो जहाँ पर भी वारदात को अंजाम दिया गया है उस जगह से अपन क्या कलेक्ट कर लेंगे? सैंपल। अब सैंपल में से किसको आइसोलेट करेंगे? DNA को। तो आइसोलेट DNA, इस DNA को आइसोलेट करेंगे। लीजिए आपने DNA निकाल लिया, खूब सारा DNA। ऐसा भी हो सकता है कि इस DNA की मात्रा बहुत कम हो। अगर अमाउंट ऑफ DNA बहुत ही बेटा कम है, तो फिर क्या कर लेंगे अपन? PCR, और PCR करके DNA की मात्रा को बढ़ा देंगे। अब DNA आपके पास अच्छा खासा है, तो इसके ऊपर क्या डालेंगे बेटा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज डालेंगे तो हमें क्या मिलेंगे? DNA के बहुत सारे फ्रेगमेंट्स मिलेंगे। तो बेटा DNA के इतने सारे टुकड़े हो जाएंगे, टुकड़े 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 टुकड़े। बेटा ये कोडिंग DNA के नॉन कोडिंग DNA? पूरा ही DNA है, ये पूरा DNA। इसमें ना तो कुछ कोडिंग ना कुछ नॉन कोडिंग, पूरा DNA। इतने सारे DNA के टुकड़े। अब इसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो अप्लाई जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के अंदर आपने पढ़ा है कि वेल होते हैं, तो यहाँ पर मैंने उस दिन भी सिखाया था, वेल इसमें बहुत सारे हो सकते हैं। तो एक जितना आपने इच्छा उसके अनुसार ले सकते हैं। तो एक तो अपने को सैंपल मिल गया, तो एक वेल किसके लिए रखेंगे? सैंपल के लिए। इस पर डाउट है कि यही है अपराधी, तो एक सैंपल रखेंगे, इसका DNA लेकर के उसमें डालेंगे। एक वो अपराधी है, तो एक उसका सैंपल लेकर के उसमें डालेंगे। तो ऐसे 3 वेल, और ज़्यादा आपको रिक्वायरमेंट हो तो ज़्यादा, तो ऐसे वेल बना लेंगे। तो ऐसे वेल, ये रहा वेल, ये रहा वेल, ये रहा वेल। इन वेल में क्या डालेंगे बेटा? DNA डालेंगे, और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को अप्लाई करेंगे। जैसे ही DNA यहाँ डालेंगे वेल के अंदर, तो ये जैसे चालू करेंगे मशीन को, तो DNA इज नेगेटिव पार्टिकल, छोटा DNA किसकी तरफ? एनोड की तरफ दूर चलेगा।
बड़ा डीएनए उससे पीछे ऐसा ही है, अलग अलग अरेंज हो जाएंगे। तो डीएनए अपनी लेंथ के अनुसार, अपनी साइज के अनुसार अलग हो जाएंगे। इसकी पूरी प्रोसेस आपने कहाँ पढ़ी है? बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ी है ना। तो इस तरह से डीएनए को अपन क्या कर लेंगे? अलग कर लेंगे। जैसे ये डीएनए सेपरेट हो जाएगा बेटा, ये जेल जो यूज में लेते हैं अगार अगार होता है क्या? एगारोस जेल होता है। अब एगारोस जेल के ऊपर ही है, लेकिन यहाँ से पता कैसे चलेगा वीएनटीआर कौन सा है? क्योंकि तो टोटल डीएनए है। इसमें से अपन नॉन कोडिंग, उसमें से भी वीएनटीआर को अलग करना है अपन को। उसमें से भी देखो अपन को चाहिए क्या? नॉन कोडिंग। नॉन कोडिंग में भी रिपीटेटिव के नॉन रिपीटेटिव, रिपीटेटिव सेटेलाइट डीएनए चाहिए, और उसमें भी अपन को क्या चाहिए? एसएसआर के वीएनटीआर। तो वीएनटीआर को ढूंढना है। तो ये अपने आप में बड़ी प्रोसेस होती है। इसमें अपन क्या करेंगे? अब इसको डीनेचुरेट करके डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड करेंगे। तो डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड करेंगे तो कैसे करें? अपन यहाँ पर हाई टेम्परेचर दे नहीं सकते। हाई टेम्परेचर पर डीएनए का डीनेचुरेशन होता है, लेकिन जैसे हाई टेम्परेचर देंगे ये अगर जेल पिघल जाएगी, कुछ हाथ ही नहीं लगेगा। तो इसको किस मीडियम में रखेंगे? बेसिक मीडियम में। तो यहाँ पर डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए इन बेसिक मीडियम। तो यहाँ पे बेसिक मीडियम के अंदर डीएनए का डीनेचुरेशन करेंगे। इसको इस तरह से, जैसे सिस्टम ले रखा है सारा का सारा सिस्टम, ये दिख रहा है? ये और ये इस तरह से आपने पूरा सिस्टम इसमें रख दिया, और इसके अंदर क्या भर दिया? मीडियम, बेसिक मीडियम भर दिया। अब बेसिक मीडियम में इसको रखते हैं तो डीएनए का क्या हो जाता है? डीनेचुरेशन। डबल स्टैंडर्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया। अब इस जेल फिल्म को यहाँ से निकालेंगे। अब जेल फिल्म को यहाँ से निकाल दिया बेटा। जैसी जेल फिल्म को निकाला तो यहाँ पर ये रही आपकी जेल फिल्म। दिख रही है जेल फिल्म? यहाँ पर ये वाला 1 2 3 ये आपके डीएनए, ये दूसरे वाले डीएनए, और ये तीसरे पर्सन के डीएनए, सबके डीएनए। अब डीएनए यहाँ पे बहुत सारे हैं, आपको पता थोड़ी चलेगा इसमें से वीएनटीआर कौन सा है। वीएनटीआर को ढूंढना है, लेकिन इससे बड़ी एक और समस्या होती है यहाँ पर। ये जो जेल होते हैं, जेल एक पोर होता है, पोरस होता है। तो इसमें पोर में डीएनए के घुस के इधर उधर निकल लेगा, पता नहीं चलेगा। तो हमें एक सॉलिड मीडियम के ऊपर डीएनए को पहले ट्रांसफर करना पड़ता है। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है, जेल के ऊपर आप ज़्यादा देर तक डीएनए को नहीं रख सकते। तो इस डीएनए को किस पर ट्रांसफर करेंगे? सॉलिड मीडियम के ऊपर। तो सॉलिड मीडियम पे यहाँ पर डीएनए के ट्रांसफर करने की प्रोसेस को, इसको नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन या नायलॉन मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर करेंगे, और यहाँ पर इसको ट्रांसफर करने की प्रोसेस को अपन कहेंगे साउदर्न ब्लॉट। क्या कहेंगे? साउदर्न ब्लॉट। तो यहाँ पे साउदर्न ब्लॉटिंग की जाएगी। अब व्हाट इज साउदर्न ब्लॉट? ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम जेल टू नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। एक सॉलिड मेम्ब्रेन के ऊपर इसको ट्रांसफर कर लेंगे, क्योंकि जेल जो होता है वो इतना सॉलिड नहीं होता। तो अब सॉलिड मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर कर लिया। ये लीजिए, ऐसे ट्रांसफर कैसे करें? ये भी अपने आप में समस्या है। ऐसे थोड़ी ट्रांसफर हो जाएगा, इधर से इधर आ जा। ट्रांसफर करने का लंबा चौड़ा मैकेनिज्म है, थोड़ा मैकेनिज्म पे थोड़ा ध्यान दें। ट्रांसफर कैसे करेंगे? सबसे पहले अपन लेंगे कोई पात्र, उसके अंदर लेंगे स्टैंड के ऊपर अपनी फिल्म रखेंगे। ये रही अपनी फिल्म, ओके। ये रहा आपकी फिल्म में, ये रहे डीएनए। समझाने के लिए बना रहा हूँ, फिल्म तो ऐसे रखेंगे ना। अब इसके ऊपर आपको वो मेम्ब्रेन रखनी है जिसके ऊपर आपको डीएनए को ट्रांसफर करना है। मैं यहाँ पे नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन मेम्ब्रेन रख दूंगा, ओके। अब इसके ऊपर ब्लोटिंग पेपर से इसको कवर करते हैं। किससे कवर करते हैं? ब्लोटिंग पेपर। तो इसके ऊपर मैं ब्लोटिंग पेपर रख रहा हूँ। ये दिस इज व्हाट? ब्लोटिंग पेपर। तो ये ब्लोटिंग पेपर रखा, ओके। इसको पूरे से अच्छे से ये पात्र के अंदर रखते हैं। अब ब्लोटिंग पेपर रखने से भी कुछ नहीं होगा, ये तब ट्रांसफर होगा जब इसके ऊपर थोड़ा सा वजन रखना पड़ेगा। तो ऊपर क्या रख देंगे? और वजन, वेट, थोड़ा सा वजन रख दिया, ओके। यहाँ पर ये क्या है आपकी? नायलॉन मेम्ब्रेन लिख देता हूँ, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या है आपकी? जेल की प्लेट है। ये क्या है? ब्लोटिंग पेपर है, ब्लोटिंग पेपर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से डीएनए कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी टाइम तक इसे रखेंगे। अब डीएनए क्यों ट्रांसफर होगा? यहाँ पर मीडियम लेते हैं, उस मीडियम के अंदर हल्का सा, इस पेपर को हल्का सा जानबूझ के लंबा रख के उस मीडियम में थोड़ा सा डुबो देते हैं। तो होता है कि आप जानते हैं, जैसे कागज़ का थोड़ा सा टुकड़ा पानी में डाल दो तो पानी के ऊपर चूस लेता है, केपलर इफेक्ट। तो वही इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई होकर के उसको हल्का सा डीप करके रखें तो आप पे ऊपर से ऊपर चढ़ता जाएगा, और ये सारे डीएनए कहाँ चल जाएंगे? इसके ऊपर चढ़ जाएंगे, ठीक है ना। अब आपके सारे डीएनए कहाँ ट्रांसफर होगा बेटा? नायलॉन में। क्या पढ़ रहा है तू? क्या पॉलीमर चल रहे हैं क्या? हाँ, इस नायलॉन शीट के ऊपर ट्रांसफर हो गए, या फिर नाइट्रोसेलुलोज की बनी हुई शीट के ऊपर ट्रांसफर हो गए, ठीक है ना। अब सब डीएनए यहाँ पे ट्रांसफर हो गए। तो पहला, दूसरा, तीसरा डीएनए, ये डीएनए।
डीएनए डीएनए डीएनए, ये डीएनए हो गए। एज इट इज जो डीएनए पैटर्न वहाँ पे था वो पैटर्न यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से तुमको नजर आ जाएंगे ना वीएनटीआर, नहीं आएंगे। तो अब यहाँ पर अपन को डीएनए का पैटर्न देखने के लिए यहाँ पे प्रोब छोड़ने पड़ते हैं। प्रोब से हाइब्रिडाइजेशन कराते थे। क्या कराते हैं यहाँ पे? हाइब्रिडाइजेशन बाय प्रोब। किससे हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं? प्रोब से। ये नाम नया है आपके लिए, प्रोब क्या होता है ना। तो प्रोब क्या होता है समझना, हाइब्रिडाइजेशन बाय प्रोब। प्रोब जो होते हैं ये स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए या आरएनए। तो स्मॉल कॉम्प्लीमेंट्री सेगमेंट, ये स्मॉल सेगमेंट ये सिंगल स्टैंडर्ड होगा सेगमेंट, जो भी सेगमेंट सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है या फिर कभी कभी आरएनए भी होता है। ये जो होता है ध्यान रखना, ये रेडियो एक्टिव होता है। कैसा होता है? रेडियो एक्टिव। तीसरी चीज, रेडियो एक्टिव होता है तो कितने निकालेंगे रेडियो एक्टिव वेव्स। तीसरी चीज ये जो होता है ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री टू वीएनटीआर। किसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है? वीएनटीआर का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो ये किस पे जाके जुड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ वीएनटीआर पर। तो मान लीजिए इसका आपने हाइब्रिडेशन कराया यहाँ पर, ये आ गया आपका सिस्टम एक से। अब इसके अंदर ये रहा, 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 और ये रहा, ये रहा, ये रहा। अब सबके ऊपर जुड़ेगा कि सिर्फ ये जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा उस पर जुड़ेगा। तो मान लीजिए एक कॉम्प्लीमेंट्री ये मिल गया, एक कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ मिला, ये कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ मिला, एक यहाँ मिला, एक यहाँ मिला। ये दिख रहा है क्या बेटा? एक यहाँ मिला है ना। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पे जुड़ जाएगा। अब तुमको नजर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इसको देखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो अपन क्या करेंगे इसका, अब इसको एक्सरे फिल्म के ऊपर लेकर के आएंगे। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी मेथड करेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे। तो यहाँ पर अपन इसका करेंगे ऑटो रेडियोग्राफी। तो इसका करेंगे ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी कैसे करेंगे बेटा? यहाँ पर अपन लेंगे ये वाली अपनी मेम्ब्रेन, नायलॉन मेम्ब्रेन। ओके, अब इसके ऊपर अपन ये अच्छी से लेता हूँ। नायलॉन मेम्ब्रेन ऐसी क्यों ले रहा है अपन? ये मेम्ब्रेन तो बढ़िया से लेंगे ना यार, इसमें क्यों जेल जैसे कर रहा है ना। ये ऐसे बना, बढ़िया से बना दी। अब इस मेम्ब्रेन के ऊपर अपन क्या रखेंगे? अपना एक्सरे फिल्म। तो ये तो क्या हो गई? नायलॉन मेम्ब्रेन। और ये क्या हो गई? एक्सरे शीट या फिल्म। एक्सरे फिल्म देखा कभी? काला काला से एक्सरे होता है। अब इसके ऊपर डालेंगे एक्सरे फिल्म को डेवलपमेंट कराएंगे। तो यहाँ से जो किरणें निकलेगी, ये किरणें वहाँ पे जाएगी, उसकी इमेज बनेगी नहीं बनेगी? छाया। कभी एक्सरे देखे ना, जहाँ पे हड्डी होती है वहाँ पे तो कैसा नजर आता है? वाइट। और जहाँ हड्डी नहीं होती वहाँ कैसा नजर आता है? काला काला। तो अब इस एक्सरे फिल्म का डेवलपमेंट कराएंगे। तो डेवलपमेंट ऑफ एक्सरे फिल्म का डेवलपमेंट होगा। तो ये बेटा एक्सरे फिल्म है, एक्सरे फिल्म है। इसमें सब जगह आपको चमक नजर आएगी कि कहीं कहीं नजर आएगी? कहीं कहीं। जहाँ पे वो था, जैसे कि यहाँ पे था तो एक आपको यहाँ पे एक साइड चमकीला हिस्सा नजर आएगा, बाकी हिस्सा काला। ये दोनों हिस्से काले नजर आएंगे। फिर यहाँ पर थे तो ये आपको कैसे नजर आएंगे? चमकीले हिस्से नजर आएंगे। समझाने के लिए बना रहा हूँ ऐसे, एक्चुअल में आपकी पट्टियाँ नजर आती है यहाँ पे, तो यहाँ पे नजर आएगा। और देख यहाँ पर था तो एक पैटर्न आपको यहाँ पर ऐसे दिखाई देगा। फिर यहाँ पर थे वापस प्रोब, तो ये पैटर्न आपको यहाँ पर नजर आएगा। ऐसे पैटर्न नजर आएंगे। और ये आप देखेंगे तो ये आपकी डेवलप एक्सरे फिल्म है। क्या एक्सरे फिल्म है? इस एक्सरे फिल्म को देख करके आप पैटर्न को मैच करेंगे और अपराधी को पहचान लेंगे। बोलो बात समझ में एक नहीं? चलो एक बार फिर से समझाता हूँ, देखना ढंग से। देखो बेटा, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, किसी भी जोर वारदात वाली जगह पे जाते हैं और सैंपल इकट्ठा करते हैं, सैंपल कलेक्ट करते हैं। अब सैंपल क्या क्या हो सकता है सीख लिया। इसमें से डीएनए निकालेंगे, डीएनए कम हुआ तो पीसीआर से बढ़ा देंगे, डीएनए बढ़ा के आरई डालेंगे, डीएनए तोड़ देंगे। इस डीएनए को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डालेंगे, जो भी सस्पेक्टेड है उनके डीएनए लेंगे और सब अलग अलग डाल के इनको सेगमेंट के अनुसार सेट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, इसका डीनेचुरेशन बेसिक मीडियम के अंदर डीनेचुरेशन हो जाएगा। आप जेल के ऊपर इसको रख नहीं सकते तो कहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे? साउदर्न प्लॉटिंग कर देंगे। कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे? नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर। तो इस तरह से ये सिस्टम लगेगा, मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर कर दिया। अब इसके ऊपर क्या छोड़ देंगे? प्रोब। प्रोब क्या होता है? डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े जो लैब में बनाए जाते हैं। प्रोब आर्टिफिशियली बनते हैं, नेचुरल नहीं होते, आर्टिफिशियल हम बनाते हैं, क्योंकि हमको हमारे वीएनटीआर का सीक्वेंस पता भी सीखा था, एटीजी जो पता था। तो ऐसे बहुत सारे वीएनटीआर का सीक्वेंस हमको पता है। उस सीक्वेंस के ऊपर क्या अकॉर्डिंग क्या बना लेते हैं? प्रोब। ये प्रोब रेडियो एक्टिव होंगे जो कि हमने बनाए हैं, और ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे वीएनटीआर के। तो छोड़ेंगे तो सब जगह चिपकेंगे कि वीएनटीआर पर चिपकेंगे? वीएनटीआर का जिसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा वहाँ चिपक जाएंगे। जैसे चिपकेंगे, अब रेडियो एक्टिव पर हमको दिखाई नहीं दे रहा, इसका क्या करेंगे? ऑटो रेडियोग्राफी। तो एक्सरे फिल्म पर इनको ले लेंगे। चलिए देखो, ये रही बेटा ये जेल। ये क्या है आपकी? जेल। अब जेल से इसको कहाँ लेना है? नायलॉन मेम्ब्रेन पर। तो इसके ऊपर क्या रख देंगे? नायलॉन मेम्ब्रेन रख दिया स्टैंड पर।
और ऊपर क्या रख देंगे, ब्लोटिंग पेपर, और क्या रख देंगे, वेट। तो ट्रांसफर हो जाएगा डीएनए, कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, नायलॉन मेम्ब्रेन पर। बोलो नायलॉन मेम्ब्रेन पर अब डीएनए रहा नहीं रहा, और कहाँ चला गया, ब्लोटिंग पेपर पर। नायलॉन मेम्ब्रेन क्या हो गई, खाली, ठीक है। ब्लोटिंग पेपर पे आ गया, ब्लोटिंग पर नायलॉन मेम्ब्रेन पे आ गया, जेल खाली हो गई, हो गया ये। अब क्या छोड़ दिया इसके ऊपर, प्रोब, ये देखो प्रोब छोड़ दिए, प्रोब जहाँ जाता सेट हो गया, ओके। लेकिन ये प्रोब हमको दिखाई नहीं देंगे, तो प्रोब दिखाई नहीं देंगे, इसका क्या करेंगे, तो पहले तो इसको कहाँ रखेंगे, देखो ये खाली है एक्सरे, इस एक्सरे के ऊपर इसको ऐसे रखेंगे, ओके। ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे, फिर इस एक्सरे फिल्म को डेवलप करेंगे। तो एक्सरे फिल्म को डेवलप कर देंगे बढ़िया से, तो यहाँ पर क्या नजर आ जाएंगे, पैटर्न्स, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समझ में आई, सस्ती वाली डीएनए फिंगर, बेटा बहुत महंगी है, एक बार फेमस तो होने दो। अच्छा लगा, और करेंगे बातें, अभी ये बाकी है, ख़त्म नहीं होगा। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है ये मैच नहीं होता है सबका। ये आपके अम्मी अब्बू का आपसे मैच कराया जाए किसी बच्चे का, तो 50% किससे मैच होगा, माता से, और 50% पिता से, क्योंकि आधे क्रोमोसोम उनसे हैं, आधे क्रोमोसोम इनसे हैं, ठीक है ना। 50% मैच होता है। अगर आप ही ने वारदात को अंजाम दिया है और आप ही का सैंपल हाथ लग गया, तो फिर 100% मैच होगा, या क्या 100% मैच होगा। अभी और भी कुछ बच रहा है, अब मैं आगे जो है आपको तो नोट करा दूंगा, ऑनलाइन क्लास वालों को बोल के बता दूँ कि यहाँ पर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन देखेंगे कि ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है ये कहाँ का यूज होता है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ और पेरेंट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंट्स, अम्मी अब्बू का पता लगाने में। मोहल्ले वाले चिल्ला रहे हमारे पापा है, हमारे पापा है, बच्चे, और आप कह रहे हैं नहीं ऐसा कुछ हमारे को याद नहीं आ रहा, तो आप क्या कराएंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराएंगे। तो आपका 50% अगर मैच हो रहा है तो आपका इसमें बराबर योगदान था, ठीक है। और मैच नहीं हो रहा है तो बच्चे झूठ बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसे जायदाद के बंटवारे होते तो इसमें थोड़ी सी सुविधा मिल जाती है। दूसरा, इसको यूज करते हैं क्रिमिनल साइंस में। कहाँ यूज करते हैं, कहीं पर भी क्राइम हो जाते हैं तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराते कि नहीं कराते, ओके। तो इसी क्रिमिनल साइंस के लिए एनसीईआरटी में शब्द लिखा गया फोरेंसिक साइंस, तो फोरेंसिक साइंस में यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, फोरेंसिक साइंस, समझ में आ गया। तीसरा, पॉपुलेशन जो है, इस पॉपुलेशन के अंदर आप कितना वेरिएशन, पॉपुलेशन डेंसिटी के अंदर वेरिएशन कितना है, जीन वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन पॉपुलेशन के अंदर, ये अगर आप देखना चाहें तो वहाँ पर भी क्या कराते हैं ये। तो ये मैं आपको बाद में कॉपी में लिखा दूंगा, ऑनलाइन तो ये नहीं लिखा पाऊंगा, तो ये सारा यहाँ पे होता है। फिर इसके ऊपर पहले क्वेश्चन आते, तब तो क्वेश्चन नहीं आते। एम्स में जैसे क्वेश्चन आया था, तो आप ध्यान रखिए कि जो RFLP पैटर्न है वो किसी भी चाइल्ड का, यही लिख देता हूँ, आपको कहीं और जगह वहाँ पे लिख देना कि कोई चाइल्ड है, तो इसका RFLP पैटर्न ये 50% किससे मैच होगा, 50% मैच विद मॉम, और 50% मैच विद डैड, पापू के साथ। ये क्या बोला, हाँ, तो 50 किसे 50% मम्मी से मैच होगा, 50% पापा से। फिर इसके ऊपर आते हैं बढ़िया वाले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करा दो इसके ऊपर। चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये एम्स का क्वेश्चन है, चाइल्ड है, आपको चाइल्ड का RFLP पैटर्न दे रखा है, डीएनए फिंगरप्रिंट दे रखा है चाइल्ड का, तेरा चाइल्ड का RFLP पैटर्न, चाइल्ड का पैटर्न समझ में आ गया। इसकी मॉम का पैटर्न है, ओके। ये रही मॉम्स, नहीं एक ही है मॉम, मॉम का पैटर्न समझ में आ गया। अब इसके बापू दो सामने आ रहे हैं, ये एक है वो, ठीक है। तो फादर 1, फादर ए बोल देता हूँ, ये दावा कर रहा है हम है इसके पिता, ये फादर ए, तुझे क्या पता। एक है फादर बी, ये है फादर बी, ओके। अब फादर बी का सिस्टम देखना, तू चुप रहे। हाँ जी, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। अब आपको बताना है इसमें से इसका असली बाप कौन है, तुम्हें कैसे पता, दिख गया। देखो हमने अभी भी कहा कि किसी बच्चे का 50% मम्मी से मैच होगा, 50% पापा से। तो बच्चे का पहले फिंगरप्रिंटिंग देखो, इसका ये वाला मॉम से मैच हो गया, ये वाला मॉम से मैच हो गया, और ये वाला मॉम से मैच हो गया। अब कितने बचे, 3 बचे, वैसे 2 ही बने, डायग्राम में कम बन पाए। अब ये वाला देखो, इस बापू से मैच हो रहा है क्या, नहीं। ये वाला इससे मैच हो गया, ये वाला इससे मैच हो गया, मतलब ये बापू है, ये बापू, अरे हाँ तो सही तो देख, बी वाला बापू, ये वाला बापू नहीं है, सही तो लिखा है मैंने, हैं
अरे ये ऊपर है, मैं कह रहा हूँ ना, सही से नहीं बनना है ये, मैंने सारा ध्यान इस 50% इससे मैच करा है, बी वाला बापू है। ओके चलिए आप नोट करिए ये, तो देखना एनसीईआरटी खोल के लाइने है तो क्या है वहाँ पे, और क्या रिपोर्ट लिख के देगा डीएनए। क्या हो गया देखो, निष्ठा का कहना भी अपनी जगह सही है, लाइनों से पता नहीं चलता बापू कौन है, पर बचपन से जिनके साथ रहते वही अपने बापू है। लाइनें थोड़ी डिसाइड करेगी अपने बापू है, कागज का एक टुकड़ा हमारे पिता को डिसाइड नहीं करेगा।